नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं, टाइम है नहीं, जल्दी से इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए हमारा आज जो 71 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास एक दिन बैंक भी हो गई, 2 दिन बंक हो गई है। खैर मैं संडे की क्लास लेके उसको भर दूंगा, उस गैप को। 71 नंबर क्वेश्चन, आज का 71 नंबर क्वेश्चन लेक्चर नंबर 8 है हमारा। ठीक है, वो है 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर। आज केवल एक ही टॉपिक ट्रेडिशनल समझाऊंगा, बट वो बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो 131वां संविधान संशोधन के ऊपर मैंने पहला आपका क्वेश्चन लिखा, सॉरी संशोधन नहीं, बिल के ऊपर। 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर। अब मैं आपसे यहीं से चाहूँ कि आप कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तैयार कर लो, विशेषकर 99th, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेके वर्तमान तक जितने हुए हैं उनको तैयार कर जो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। वर्तमान तक मैक्सिमम चांस है कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, ये मेरे भाई हो गया होमवर्क, ये हो गया आपका होमवर्क। आप कर जाओगे तो आपको एक क्वेश्चन का लाभ मिलेगा, नहीं तो आप समझो। ठीक है, ध्यान देना। अब 31 कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जो है, हमको बताया ये 54 वोटों की कमी से पास नहीं हो पाया। मतलब ये लोकसभा में ये बिल क्या हुआ, गिर गया। ठीक है, ध्यान देना, लोकसभा में 54 वोटों की कमी से ये बिल क्या हुआ, गिर गया। अब इसको राज्यसभा में भेजने का कोई मतलब था नहीं। ठीक है, क्यों भाई, जब ये लोकसभा में गिर गया तो क्योंकि दोनों जगहों से पास होना जरूरी है। जब दोनों जगहों से पास होता फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता, राष्ट्रपति का समर्थन मिलता, तो ये क्या होता, एक एक्ट के रूप में सामने जाता, या ये संशोधन प्रभावी हो जाता। ठीक है, ध्यान देना। अब ये बिल का संबंध किसे था, तो मैंने चूंकि क्लास थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली थी, बट ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड था, और लोकसभा में जो विस्तार था, लोकसभा में सदस्यों का जो विस्तार था उससे रिलेटेड ये आपका बिल था। लोकसभा में सदस्यों के विस्तार से रिलेटेड बिल था आपका। अब एक चीज समझो, जब मैं आपसे कह रही हूँ वो मतलब वुमेन रिजर्वेशन को लेके और लोकसभा में सदस्यों के विस्तार को लेके बिल था, तो एक तो आपसे सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि विस्तार करके कितना करना चाह रहा था, लोकसभा के सदस्यों की संख्या विस्तार करके कितनी करना चाह रहा था। तो तब तक आप कमेंट करो विस्तार करके कितना करना चाह रहा था, तब तक मैं आपको क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड एक बहुत सारा आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, जो कि हमारे पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आता है और बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, इस चीज को आप दिमाग रखिएगा। चलिए हम लोग संविधान संशोधन को समझते हैं। संविधान संशोधन समझते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं संविधान संशोधन की, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, संविधान संशोधन की बात करते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन को लेके 3 टाइप्स के बिल हमारे पास। हम पहली बात इसकी चर्चा कहाँ की गई है, तो इसकी चर्चा आर्टिकल 368 में की गई, अनुच्छेद 368 में की गई है। संविधान संशोधन के बारे में अगर हम लोग देखें, ठीक है, हम लोग देखें, भाग को देखने की कोशिश करें, तो भाग 20 में इस बारे में चर्चा है। पार्ट 20 में इस बारे में चर्चा दी गई है। पार्ट 20 में इसके बारे में चर्चा है। ये तो हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आ गए। संविधान संशोधन कितने टाइप्स के हैं, तो इसके लिए 3 टाइप के बिल पेश किए जाते हैं। कितने टाइप के, 3 टाइप के बिल पेश किए जाते हैं। पहला टाइप का जो बिल है वो ऑर्डिनरी बिल है। ऑर्डिनरी बिल है यानी साधारण बिल है, ऑर्डिनरी बिल है। इस बिल के साथ बहुत सिंपल सी बात क्या ना, बस इस बिल को दोनों सदनों के में अलग अलग क्या है, बहुमत के साथ पास होना जरूरी है। ठीक है, इसमें बहुत टफ नहीं, ये प्रक्रिया बहुत टफ नहीं है। ठीक है, ये प्रक्रिया क्या करती है कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसको बहुत नरम टाइप की बनाती है। लेकिन उसके बाद से जो 2 प्रक्रिया है, जिसमें से दूसरा मेजर प्रक्रिया है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं 2/3 यानी स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। 2/3 या 2/3 वाला या विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। और तीसरा आपका है कि भाई ये इससे भी बहुत टफ है, इसलिए इसको बार बार यूज नहीं किया होता है। ठीक है, मतलब ठीक है, 2/3 प्लस आपका हो गया आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, यानी दूसरे के ही तरह है, लेकिन बस क्या है, इसके लिए आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, अधिक राज्यों का समर्थन। ठीक है ना, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। अब समझो मेरी बात, अब समझो मेरी बात। तो ऑर्डिनरी बिल तो हमने समझ लिया भाई, ऑर्डिनरी बिल तो समझ लिया कि बात ये सिंपली क्या होती है, बस इसको आप मेजॉरिटी से पास कर दो, ये बिल आपका पास हो गया। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल का इसके संबंध भी बेसिकली संसद की दैनिक कामकाज से रिलेटेड है, या हम लोग कह सकते हैं सामान्य कानून व्यवस्था, जो जनरल लॉज हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उनको लेके आपकी ऑर्डिनरी बिल पेश किए जाते हैं। ऑर्डिनरी बिल का संबंध किस होता है, प्रशासनिक होता है, या सामान्य कानून से रिलेटेड होता है, ठीक है, या संसद की दैनिक कामकाज से संबंधित होता है। ठीक है, ध्यान देना।
जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो राज्यों का निर्माण है उनमें उनका नाम परिवर्तन है, उनकी सीमा में परिवर्तन है, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड लिखी बातें हैं, जो कोरम से रिलेटेड लिखी बातें हों, जो संसद के सदस्यों की वेजेस को लेके बातें हों, यानी वेतन भत्तों को लेके बात हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो प्रावधान होते हैं ना, हम लोग अगर यहाँ पे सिंपली लिखें आर्टिकल में एक दो एग्जाम्पल तो लिख ही दूंगा, एक नहीं, 2 हो गया, आर्टिकल 3 हो गया, आर्टिकल 4 हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ठीक है। ये सब क्या है आपके ऑर्डिनरी बिल से परिवर्तन हो जाएंगे, ये ऑर्डिनरी बिल से आपका इसके लिए पेश करना होगा। लेकिन हम लोग जब मेरे भाई बात करते हैं, ठीक है, टू थर्ड का, ठीक है, टू थर्ड वाले की बात करते हैं, तो देखो टू थर्ड के लिए क्या, यानी विशेष बहुमत के लिए क्या शर्त है, तो विशेष बहुमत के लिए शर्त क्या ना कि पहली जो विशेष बहुमत के लिए शर्त है, तो भाई जो संसद की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, वो कहता है कि पहली बात तो संसद की कुल क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि भाई कि संसद की कुल क्षमता का 50% से अधिक, ध्यान रखना, यानी सदन की कुल क्षमता के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। समर्थन, पहली बात वोट स्ट्रेंथ की बात करता है कि भाई हमको मिनिमम कितना समर्थन चाहिए इसके लिए, क्योंकि हमको पता है गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10 मेंबर में ही गणपूर्ति हो जाती है। कितनी गणपूर्ति, सही बता रहा हूं ना, गणपूर्ति क्या हमारी, गणपूर्ति तो हमारी यानी कोरम क्या है बैठक होने के लिए, तो भाई 1/10 ही आवश्यक है, 1/10 ही आवश्यक है गणपूर्ति के लिए। तो क्या इतनी क्षमता में ही हम बड़े अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो पहली स्ट्रेंथ की बात की गई कि भाई क्या है कि सदन की जो, चाहे लोकसभा हो तो लोकसभा की बात है, राज्यसभा हो तो राज्यसभा में बात है, कि सदन की कुल क्षमता कितनी होनी चाहिए, आधे से अधिक सदस्यों का इसमें उस क्षमता का समर्थन मिलना चाहिए, उस क्षमता का। यानी अगर हम लोग मान लें कि भाई 543 के करीब में सीटें आती हैं, अगर मान लो 543 के करीब में लोकसभा में सीटें हैं, तो इसका हम लोग 50% कितना बोल सकते हैं, इसका 50% हो गया, 250 इधर हो गया, हाँ मतलब लगभग 272 के करीब में ना, 272। तो भाई इतने सदस्यों का समर्थन लोकसभा में होना चाहिए। अगर हम लोग 245 राज्यसभा में एज्यूम करें तो ये हो जाएगा इसका हाफ से अधिक आपका 123, ठीक है, 123। भाई इतने सदस्यों का समर्थन कम से कम कहाँ होना चाहिए, राज्यसभा में, इतना राज्यसभा में होना चाहिए। ये आपका लोकसभा हो गया, भाई इतने सदस्यों का समर्थन लोकसभा में हो और ये आपकी और राज्यसभा में समर्थन हो। आप मेरी बात यहां तक समझ गए, यहां तक। तो कह रहा है पहली बात क्या है, आपकी टोटल स्ट्रेंथ की बात करता है। ये क्या करता है मेरे भाई, पहली बात टोटल स्ट्रेंथ की बात करता है। फिर कहता है ठीक है, जो सदस्य उपस्थित है उस दिन, जो उपस्थित है, तो उपस्थित और मतदान, उपस्थित और मतदान यानी जो उपस्थित होते हैं प्लस जो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उस बिल पे मतदान की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो उपस्थित और मतदान देने वाले क्या होना चाहिए, 2/3, उपस्थित और मतदान का 2/3 से अधिक, 2/3 से अधिक, 2/3 या उससे अधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए, 2/3 या उससे अधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए, 2/3 या उससे अधिक समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मेरी बात समझ गए। इसका मतलब क्या है कि मान लो भाई स्ट्रेंथ तो 243 है, लेकिन मानते हैं कि 420 ही लोग क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल कि 420 लोग ही क्या होता है कि उस दिन सदन में उपस्थित होते हैं, या और यही लोग वोटिंग करते हैं, यही लोग क्या होते हैं, वोटिंग करते हैं। तो फिर हम 420 का 2/3 करेंगे, 420 का 2/3 करेंगे, ठीक है। ये इजीली कट आउट जाएगा, ये आएगा आपका लगभग, आपका हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, 14 दूना 28 यानी 280 आएगा ना, 280 आएगा। यानी इतने सदस्यों का उसको वोटिंग के समय क्या हो, उसको बहुमत प्राप्त होनी चाहिए, इतने सदस्यों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अब ये 272 देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई स्ट्रेंथ मिनिमम कितनी चाहिए, समर्थन का स्ट्रेंथ 272 होना चाहिए, और यहाँ पे उपस्थित और मतदान का स्ट्रेंथ कितना हो गया, 280। अब भाई ये इससे ज्यादा है तो ये बिल आपका पास हो जाएगा, ये बिल क्या होगा आपका पास हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट समझना भाई, टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, टोटल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है कि कितना समर्थन होना चाहिए, और उपस्थित और मतदान का 2/3, उपस्थित और मतदान का 2/3। अब ये तीसरे में सेम चीज है, तीसरे में सेम है सेकेंड प्रक्रिया के तहत, सेकेंड प्रक्रिया के तहत। बस अंतर क्या है, इसमें हमको आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। अब समझो, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, क्यों एक जगह कर रहा है अधिक समर्थन, राज्यों का समर्थन, क्यों दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है, राज्यों का समर्थन, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो जो पहला नेचर है ना मेरे भाई, जो पहला नेचर है, तो पहले नेचर में जो अमेंडमेंट होता है वो बेसिकली समझ जाओ, जो पहला नेचर है यानी हम लोग 2/3 वाला नेचर बोले, तो इसमें जो अमेंडमेंट है
उनका संबंध क्या होता है? देखो थर्ड वाला पहले समझो, थर्ड वाले का जो संबंध होता है ना, और सेकंड थर्ड वाले से राज्य भी प्रभावित होते हैं। थर्ड वाले से क्या है? राज्य भी प्रभावित होंगे उस, ठीक है, थर्ड वाले से स्टेट भी प्रभावित होंगे। लेकिन सेकंड की हम लोग बात करें तो सेकंड में क्या होता है? आपका फंडामेंटल राइट्स शामिल होते हैं, सेकंड में आपके डीपीएसपी शामिल है, यानी सेकंड में आपका नागरिकों के अधिकार से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है, सरकार के सिद्धांतों से रिलेटेड, सरकार के जो प्रिंसिपल्स डिसाइड है, जो सिद्धांत डिसाइड है, ठीक है, जो संविधान निर्माताओं ने बना के सिद्धांत के गवर्नमेंट के, अगर उसमें कोई परिवर्तन है तो ये परिवर्तन होगा। या मान लेते हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की शक्ति को घटाना या बढ़ाना है, ठीक है, तो हम लोग इस टाइप का अमेंडमेंट करते हैं। अब एग्जांपल ले लो, तो नागरिकों के अधिकार से संबंधित संशोधन की बात हो, यानी फंडामेंटल राइट हो गया, ठीक है, डीपीएस। अब इसके बाद से सरकार के सिद्धांत, तो सरकार से क्या कहा जाता है? भाई अब आप कुछ भी बनाओ तो थोड़ा डीपीएसपी को दिमाग में रख के बनाओ, कोई भी ऑर्डर पास करो, कोई भी कानून बनाओ तो डीपीएसपी को ध्यान में बनाओ, ठीक है। तो हम कल को डीपीएसपी को लेके कोई अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यानी हम इलेक्शन कमीशन को लेके कोई चेंजिंग करते हैं, तो हमको इसके लिए क्या चाहिए? 2/3 समर्थन चाहिए। हमको इसके लिए क्या चाहिए? हमको इसके लिए 2/3 समर्थन की आवश्यकता होती है। और थर्ड वाले में मैंने क्या बताया? थर्ड वाले का मैंने बताया कि थर्ड में स्टेट भी प्रभावित होते हैं, यानी राज्य के हित भी प्रभावित होते हैं, यानी राज्य भी प्रभावित होता है। तो जैसे हम मान लो कल को 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट के 7th शेड्यूल में अमेंडमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और राज्य सूची के किसी विषय को भाई कहीं और डालना है, ठीक है, तो इससे क्या स्टेट भी प्रभावित हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 7th शेड्यूल के जो अमेंडमेंट होंगे वो क्या होंगे? वो थर्ड टाइप्स के होंगे, यानी 2/3 और राज्यों का समर्थन। अब और क्या हो सकता है भाई? राष्ट्रपति के चुनाव में हमको बताया कि राज्यों की भूमिका है, तो यानी यहां भी क्या है? राज्य का प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। तो कल को हम लोग अगर हम लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर कोई अमेंडमेंट करते हैं तो भी क्या होगा? आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक है, अधिक से अधिक राज्यों का समर्थन। अब जीएसटी काउंसिल में कोई अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, जीएसटी काउंसिल में कोई अमेंडमेंट करें तो मतलब उसमें भी राज्यों की भागीदारी है, उसमें भी राज्यों का प्रतिनिधित्व है, उसमें अमेंडमेंट करेंगे तो भी आधे से अधिक राज्यों का हमको क्या चाहिए? समर्थन। खुद 368 के पार्ट 3 में समर्थन करें जिसमें आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक है, तो भी हमको क्या होगा? आधे से अधिक राज्यों का समर्थन आवश्यक हो जाएगा। खुद 368 के थोड़ा सा ये फैक्चुअल एरर हो जाता है, 368 के अगर हम लोग क्या करते हैं कि टाइप 3 में अगर चेंजिंग करते हैं तो भी हो जाएगा। और अगर हम लोग भाई लोकसभा में राज्यों का ही प्रतिनिधित्व है, तो अगर हम लोग लोकसभा की सीटों को घटाते या बढ़ाते हैं, अभी जो बिल था उसको 543 से कितना करा था आपको कमेंट बॉक्स में चलो बता रहे हैं, तो घटाते या बढ़ाते हैं फिर स्टेट प्रभावित हो रहा है, इसके लिए भी इसी अमेंडमेंट की आवश्यकता है। 2/3 प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। तो आपको समझ में आ गया कि ये जब स्टेट से यहां से पास होता लोकसभा से, तो इसको राज्यसभा से भी पास कराना पड़ता। और ये किस टाइप का था? ये बिल जो 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, इसका नेचर क्या होता? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि इसका संबंध क्या है? इसका संबंध है लोकसभा सीटों का विस्तार। तो जैसे ही आप एक्सपेंशन करोगे, राज्यों का प्रतिनिधित्व टकरा जाएगा, फिर आधे से अधिक राज्यों की समर्थन की आवश्यकता पड़ जाती है। जब राज्यों का प्रतिनिधित्व टकराएगा तो आपका आंसर यही आएगा। बात समझ गए यहां तक? तो हमने अब तक क्या देखा? हमने इतना कुछ देखा। अब आप एक चीज पूछ सकते हो कि सर आप बोल रहे हो कि भाई कि ये 54 वोटों से फेल हो गया, कितना? 54 वोटों से फेल कर गया। तो हम तो ये क्या पढ़ते हैं कि भाई अगर 54 वोटों से फेल हो गया तो हमको ज्वाइंट सिटिंग बुलाने की व्यवस्था है, ज्वाइंट सिटिंग की भी व्यवस्था है, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग की। तो आइए आपको ज्वाइंट सिटिंग भी बता देता हूं, ज्वाइंट सेटिंग भी बता दूंगा, यहां भी कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको दूंगा। होमवर्क मैं उम्मीद करूंगा आपको आंसर्स बताने होंगे। ज्वाइंट सेटिंग समझा देता हूं। ज्वाइंट सेटिंग समझो, देखो ज्वाइंट सेटिंग की एक्चुअली जो आपकी व्यवस्था की गई है वो आपकी आर्टिकल 108 में व्यवस्था की गई है, अनुच्छेद 108 में व्यवस्था की गई है। और देखो अनुच्छेद 108 में व्यवस्था की गई है ज्वाइंट सेटिंग के लिए कौन बुलाता है। अगर कल को पेपर में क्वेश्चन आए कि ज्वाइंट सेटिंग कौन बुलाता है, यानी हु कॉल, कौन बुलाता है, तो बुलाने का काम कौन करते हैं? तो बुलाने का काम इसमें राष्ट्रपति करते हैं। ज्वाइंट सेटिंग कौन बुलाता है? तो ज्वाइंट सेटिंग आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। अब भाई मान लो ज्वाइंट सेटिंग आ गई, तो जब ज्वाइंट सेटिंग का मतलब क्या होता है भाई? इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही मेंबर्स क्या होते हैं? एक साथ बैठेंगे। ज्वाइंट सेटिंग की बात आ गई। ज्वाइंट सेटिंग अब तक ध्यान देना, ज्वाइंट सेटिंग अब तक कितनी बार बैठ चुकी है?
ज्वाइंट सेटिंग अब तक 3 टाइम बैठ चुकी है। एक बार 1961 में आपकी ज्वाइंट सेटिंग बैठ चुकी है, नेहरू जी के टाइम में दहेज को लेके ये बिल था उसमें। एक बार 1975 में लिखो बैठ चुकी है, बैंकिंग सेवा आयोग से रिलेटेड ये बिल था, ठीक है। और एक बार ज्वाइंट सेटिंग आपकी 2002 में बैठी है, ठीक है। ये बात थी पोटा को लेके, ये बात थी किसको लेके मेरे भाई, ये बात थी आपकी पोटा को लेके, पोटा को लेके। तो ये 3 बार ज्वाइंट सेटिंग बैठ चुकी है, 3 बार ज्वाइंट सेटिंग बैठ चुकी है, ये फैक्ट्स अपने दिमाग में रखिएगा। अब आगे में देखें कि भाई ज्वाइंट सेटिंग बैठेगी तो अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा, ठीक है भाई, कौन इसकी अध्यक्षता करेगा, ठीक है, कौन इसकी अध्यक्षता करेगा। तो भाई अध्यक्षता का मतलब क्या है, तो सिंपल सी बात है, इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, आप खुद सोचो, खुद सोचो मेरे भाई। यहां पे देखो भाई, लोकसभा के प्रेसिडेंट इसमें शामिल हो रहा है, अगर मान लो लोकसभा के प्रेसिडेंट शामिल हो रहे हैं, ठीक है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं, लोकसभा के वाइस प्रेसिडेंट शामिल हो रहे हैं, फिर इसमें राज्यसभा के मान लो इसमें कौन हो गए, आपके सभापति हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए और राज्यसभा के उपसभापति हो गए। यही आपको डाउट होगा ना कि भाई उपसभापति, ये 4 लोग हैं, इन चारों लोग में से कौन शामिल होगा, हमारे दिमाग में बार बार मेरे भाई यही जाएगा कि भाई इन 4 लोगों में से कौन अध्यक्षता करेगा। हम खुद सोचते ना, पहले खुद सोचो। तो हमारे दिमाग में एक बार आ सकता है कि भाई लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, भाई बाकी लोग तो सेकेंडरी हो गए, बाकी लोग द्वितीय हो गए। अब देखो राज्यसभा का सभापति कभी भी इसकी अध्यक्षता कर ही नहीं सकता है। कारण क्या है भाई, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, देश की उपराष्ट्रपति होते हैं। ये क्या होते हैं, देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। बात मेरी समझ गए, ये क्या होते हैं, देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। और जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके साथ एक बात क्या है, यह ना ही लोकसभा के, यह ना ही राज्यसभा के, ये इन दोनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होते। यानी जो देश का उपराष्ट्रपति होता है, ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है, ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है। वो क्या होते हैं, दोनों के सदस्य होते हैं। और आप सदस्यों को ही क्या कर रहे हैं, आप सदस्यों को ही क्या कर रहे हैं, को लीड करना है, आपको उनको नेतृत्व करना है, ठीक है। तो आप है नहीं, तो इसी के लिए क्या है, इसी के लिए सामान्यतः इनको अध्यक्षता से बाहर रखा जाता है, इनको अध्यक्षता से बाहर रखा जाता है। यानी राज्यसभा के सभापति जो आपकी ज्वाइंट सेटिंग है उसको कर ही नहीं सकते हैं। ये तो आंसर कर लेंगे। तो पहली प्रोबेबिलिटी अब आपके दिमाग में हमेशा आएगा कि फिर सर कौन कर सकता है, उसका एक ऑर्डर बना दीजिए। बिल्कुल, अब देखिए अगर हम लोग हु प्रेसिडेंस की बात करें, कौन करेगा, तो स्पीकर, स्पीकर वो प्रेसिडेंट अध्यक्ष लिखा गया था, ठीक है, ध्यान देना। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, पहला तो ये कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अगर किसी कारण से अनुपस्थित हैं ज्वाइंट सेटिंग में, तो भाई डिप्टी स्पीकर कर सकते हैं। कौन कर सकता है, डिप्टी स्पीकर कर सकते हैं। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कर सकते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, ठीक है भाई, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग राज्यसभा जाएंगे और राज्यसभा के जो डिप्टी स्पीकर होंगे, ठीक है, उपसभापति यानी हम लोग कह सकते हैं होंगे, ठीक है, वो करेंगे। अब हमने इसके बाद से आपको क्रम तो बता ही दिया, आपको क्रम बता ही दिया। अब एक आपके दिमाग में जाएगा, ठीक है, एक आपके दिमाग में क्या जाएगा, इसको ये जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। यहां से ध्यान देना, यहां इसको मैं ऐसे करके बताता हूं, यहां पे देखो, जो ज्वाइंट सेटिंग बुलाया जाता है वो क्या मनी बिल के लिए बुलाया जाता है, क्या मनी बिल पे असहमति के केस में बनाया जाएगा, तो आंसर है नहीं। ध्यान रखना। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जा सकती है, आंसर है ना ही लोकसभा में। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए क्या है भाई, इसको लोकसभा और राज्यसभा में हमको पता है अलग अलग इसका पास होना जरूरी है। तो सिंपल सी बात है, हम इस पे भी ज्वाइंट सेटिंग को बुला नहीं सकते हैं, ज्वाइंट सेटिंग नहीं बुला सकते हैं। अब बात यह आएगी सर तब किसके लिए बुला सकते हैं, तो आपके दिमाग में आएगा अगला कि आप सर ऑर्डिनरी बिल अगर है, ऑर्डिनरी यानी सामान्य बिल है और इस पे अगर असहमति आ जाए, ऑर्डिनरी बिल पे अगर असहमति आ जाए तो क्या बुला सकते हैं, तो आंसर आएगा यस, ऑर्डिनरी बिल पे हम बुला सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल पे बुला सकते हैं। अब एक मैं आपसे पूछूंगा कि जो फाइनेंस बिल होता है, ध्यान देना मेरे भाई, जो फाइनेंस बिल होता है, ये सब देखो बहुत ईमानदारी से इसका आंसर देना। जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल में टाइप देना,
फाइनेंस बिल टाइप 1 का भी फुर्सत मिलेगा, टाइप 1 टाइप 2 समझाऊंगा, टाइप 1 टाइप 2। क्या इसके लिए एस या नो, ये कमेंट करना है, ये आपको कमेंट करना है, एस या नो। इसके लिए क्या आपका ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है, हाँ नहीं, ये कमेंट करना है, हैशटैग कमेंट। अब हमने क्या किया, आपको बहुत टाइम दे दिया, मतलब ये टॉपिक 20 मिनट लग गया समझाने में भाई, ये आपका पूरी तरीके से टॉपिक ही समाप्त हो गया। अब मैं बहुत स्पीडली आंसर्स पे फोकस करूंगा, ठीक है, 10 मिनट में क्लासेस को खत्म करूंगा फैक्ट को। तो दूसरा देखो आपका क्वेश्चन जो है आपका, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण भारत का मतलब एक साइबर सिक्योरिटी, एक यहाँ पे देखो कह रहा है एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एक साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया। कह रहा है ये जो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है ये रूरल वुमेन्स के लिए, ग्रामीण महिलाओं के लिए है, और ये 10 लाख ग्रामीण महिलाओं क्या करेगा, इंपावर करेगा, 10 लाख ग्रामीण महिलाओं क्या करेगा, इंपावर करेगा, सशक्त करेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पहल है किस संस्था ने जारी किया, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस लिखा है, सीडेक पुणे, टाटा ट्रस्ट पहला। तो इसमें टाटा ट्रस्ट देख के हमारे दिमाग में बार बार जगह टाटा का कोई नाम है, इसलिए मेरा मानना था ये आंसर दिमाग में लोगों को जा सकता है, ठीक है। अडानी फाउंडेशन का अभी ऐसा कोई हम लोग इनिशिएटिव देखते नहीं है, तो हम लोग काट भी सकते हैं, रियल में हम लोग जाएंगे। तो ये आंसर आपका है सीडेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, सीडेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन। तो ये क्या है, सीडेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन की ये एक ज्वाइंट पहल है, कौन क्या नाम है उसका, ई सेफ हर पहल, ई सेफ हर पहल। और ई सेफ हर जो पहल है, इस पहल के ये क्या है, एक साइबर सिक्योरिटी पहल है, ठीक है, जो कि ग्रामीण महिलाओं के लिए, किसके लिए है, रूरल वुमेन्स के लिए, ठीक है। आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कोयला के ऊपर है। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया था, अभी कोल के बारे में मैं अच्छे समझा सकता हूँ, लेकिन इसको बाद में समझाऊंगा कि टाइम नहीं है, इसको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। देखना, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट, कोल टू अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना किस राज्य में स्थापित की है। ये भारत की पहली स्वदेशी इंडिजिनस, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्लांट है या प्रोजेक्ट है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा, इसका आंसर होगा ओडिशा। इस परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई, ओडिशा में, ठीक है। और ये सब कोल से होता है, कोल संपन्न ही राज्य है, मैंने नाम ऑप्शंस पे लिखा भी था, इसको डायरेक्टली याद करो, टाइम नहीं है इसलिए मैंने याद करने के बोल दिया आपको, ठीक है ना। अच्छा, ये भी कोई क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं लिखा कि जो इंपॉर्टेंट ना हो और मैंने क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या करें, कह रहा है रिसेंटली अग्निकुल कॉस्मोस ने क्या किया, सक्सेसफुल तरीके से, ठीक है, आपको अग्निते का परीक्षण किया, यानी अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निते का परीक्षण किया। और अग्निते है क्या, तो ये कह रहा है दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट फुली 3D प्रिंटेड, अब क्या है ये पूर्णतः कह रहा है पूर्णतः 3D प्रिंटेड सिंगल पीस रॉकेट इंजन है। ये दुनिया का पहला पूर्णतः 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है। इसका नाम क्या है, अग्निते। कल को यही पेपर में आ सकता क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा मेरा अग्निते किया, या मैच दी कॉलम में कहीं अग्निते डाल दे, कितने बार था अग्निते, ऐसे कल भी मैंने ये चर्चा में क्यों रहा, वो चर्चा में क्यों रहा देता हूं, ठीक है, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, ठीक है, साइंस टेक का, और ले देगा मैच करा दो। तो अग्निते क्या है, एक तो डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ के आ सकते हैं आपसे पेपर में, ठीक है। कह रहा है इसका सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया, ये आपको बताना है कि भाई किस स्थान से इसका सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका चेन्नई, चेन्नई से इसका सफल परीक्षण किया गया, ये अपने दिमाग में रखिएगा, चेन्नई इसका राइट आंसर है, ठीक है। श्रीहरिकोटा नहीं है, देखना चेन्नई इसका राइट आंसर है। मोदी जी के नाम अभी एक रिकॉर्ड रखा है भाई, और वो रिकॉर्ड पेपर में आ सकता है। मैंने रिकॉर्ड क्या है भाई, सिक्किम के पूर्व पीएम थे, उनका नाम था पवन चामलिंग, सिक्किम के पूर्व पीएम थे, उनका नाम था पवन चामलिंग। पवन चामलिंग क्या है कि सबसे लंबे समय तक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था, जो निर्वाचित सरकार था, उसका हेड थे वो, यानी जैसे निर्वाचित सरकार के हेड का मतलब क्या है कि भाई आप किसी राज्य के सीएम रहे हो या देश के पीएम रहे हो, तभी तो आप निर्वाचित सरकार का हेड है, निर्वाचित सरकार का हेड तभी है। तो पवन चामलिंग जो कि सिक्किम के बहुत लंबे समय तक सीएम रहे हैं, तो ना इनके पास क्या है, इनके पास 8,930 दिनों तक, ठीक है, निर्वाचित सरकार का प्रमुख रहने का रिकॉर्ड था। किसके पास, पवन चामलिंग के पास। पवन चामलिंग के पास निर्वाचित सरकार का हेड रहने का रिकॉर्ड बहुत लंबा था, 8,930 दिनों तक का। और अभी रिसेंट में मोदी जी ने पवन चामलिंग के इस रिकॉर्ड को फेल किया, क्योंकि मोदी जी पहले सीएम के रूप में भी निर्वाचित सरकार का हेड रह चुके हैं, लगभग 12 सालों से, वो 12 से ऊपर सालों से वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं।
अब देखो क्या है कि यानी मोदी जी ने वो रिकॉर्ड ब्रेक करके 8,931 दिन कर लिया। तो रिकॉर्ड किस दिन ब्रेक हुआ वो डेट पेपर में आ सकता है। वो डेट 20 मार्च को, 21 मार्च को, 22 मार्च को या 23 मार्च को। ये डेट मेरे भाई याद रहा। मैं ऐसे क्वेश्चन से बचाता हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये पेपर आपका इवेंट बेस्ड है, घटनाओं के बेस्ड है। नेक्स्ट देखो, अभी हमने क्या किया, नेशनल डेंटल आपका जो कमीशन है यानी आयोग है, पहली बार इसका हमने गठन किया। पहले देखो इस कमीशन का नाम था, ये आपको काउंसिल था, परिषद टर्म्स था, और अभी आयोग टर्म्स है। हमने परिषद वर्ड को आयोग वर्ड से रिप्लेस कर दिया। तो अब क्या किया, पहले क्या था, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा परिषद था, अभी क्या है, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग है। तो हमने परिषद को आयोग से चेंज कर दिया। और अभी जब हमने पहला राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाया तो उसका हेड तिवारी जी को बनाया। आंसर है संजय तिवारी। ये आंसर से करना सीधा, तिवारी जी को बनाया। ठीक है, पहला है तिवारी जी को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सबने भाई ये क्वेश्चन देखा ही होगा। ठीक है, देखिए भारत में, और ये बेहद इंपॉर्टेंट, कहीं से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मुझे पता है कि मिलान 2026 के बारे में लोगों को इतना पता है कि इसका आयोजन भारत में हुआ। मिलान 2026 का आयोजन भारत में हुआ, मेरे पिताजी को भी पता है, मतलब लिख के बताता हूं, उनको पता है, क्योंकि हमको पता है कि इसी में एक ईरान की एक जहाज थी जिसका नाम था इरिस डेना, IRIS, इरिस डेना। और ये इरिस डेना क्या है, यहां से जा रही थी और श्रीलंका के पास क्या हुआ, इसको एक टॉर्पेडो आता है अमेरिकी पनडुब्बी से, और वो टॉर्पेडो इसको हिट करता है और इरिस डेना नष्ट हो जाती है, और बहुत से इसके नेवल जो ऑफिसर्स थे मार दिए जाते हैं। कुछ लोगों को श्रीलंका बचा लेती है। ये जो अभी ये घटना कब हुई, ये अमेरिका और ईरान युद्ध के समय की घटना है। और ये जो इरिस डेना जा रही थी, ये मिलन 2026 में पार्टिसिपेट करके जा रही थी, लेकिन वो भारत के समुद्री क्षेत्र को पार कर चुकी थी, जहां तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है। अब ये फैक्ट तो सबको पता है, आपको क्या एक्स्ट्रा तैयार करना है। पहली बात, जो ये इरिस डेना था, ये भारत और ईरान के बीच में किया जाने वाला नेवल प्रैक्टिस नहीं था, बल्कि ये क्या है, बहुराष्ट्रीय प्रैक्टिस था। पहली चीज क्लियर हो गई। सेकेंड चीज, आपसे जो पेपर में आ सकता है कि यह किस अवधि के बीच में प्रैक्टिस का आयोजन किया गया, ये 12 से 25 फरवरी को मिलान 2026 नामक अभ्यास भारत में आयोजित किया गया था। कहां पे, विशाखापत्तनम में। इतने सारे फैक्ट्स मैंने बता दिया। आपको विशाखापत्तनम याद रखना है, ये डेट याद रखना है, जानबूझ के क्वेश्चन आ सकता है, ये दिमाग में अपने रखिएगा आप लोग। 78 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में ग्रामीण महिलाओं को वन एवं वन्यजीव संरक्षण से सशक्त बनाने के उद्देश्य से वन दीदी योजना पहल लॉन्च किया गया। देखो आज समय नहीं तो मैं आप जब आगे टाइम मिलेगा तो कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व कराऊंगा, खास अभी जो रिसेंट में बने और जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं, ये मैं कराऊंगा। ठीक है ना, आप निश्चिंत रहिए, इसको मैं आपको कराऊंगा, ये मेरा काम है, ये मेरा होमवर्क है, मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी आगे कभी क्या करूंगा कि कोई और ऐसे ट्रेडिशनल बेस्ड क्वेश्चन नहीं रखूंगा और इसी को करा दूंगा। ठीक है, तो ये पलामू टाइगर रिजर्व का आंसर, इसका आंसर क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व। 79 नंबर क्वेश्चन को आइए, अभी पीरियड्स को क्या किया गया, मासिक धर्म को। ठीक है, हमने सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार घोषित किया। हमको पता है कि आर्टिकल 21 के तहत जो मौलिक अधिकार है वो समय के साथ सुप्रीम कोर्ट व्याख्याओं के तहत जोड़ती जाती है। ठीक है, हम आर्टिकल जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 को भी बहुत क्लियर पड़ता है कि क्वेश्चन जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आर्टिकल 21 में नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 21 में नहीं है, तो भाई आर्टिकल 21 के तहत अभी शामिल कर दिया गया किसको, पीरियड, मासिक धर्म को। ठीक है, अब ये महिलाओं का स्वच्छता, इसमें बहुत सारी बात बोली गई है कि किस टाइप की, किस क्वालिटी की जो सैनिटरी पैड्स हैं वो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह होती है। इसमें एक ब्रॉड डिसीजन आया, मैंने इसको पढ़ा चुका हूँ, मैं करेंट में इसको पढ़ा चुका हूँ। अभी आप बस सिद्धांत जानो आर्टिकल 21। आजकल लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा मेरे भाई, वो हरित अमोनिया संयंत्र के ऊपर है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का पहला नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। ये फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये भारत का, ऐसे लिख देगा, ये भारत का पहला और दुनिया का चौथा, ऐसे लिख देगा। लेकिन ये भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा, चौथा है, तीसरा ये तो कहीं नहीं लिखा है, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, या 20वां है, लेकिन ये भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र है, ग्रीन अमोनिया प्लांट है।
अभी इसकी आधारशिला रखी गई कहाँ पे, किस लोकेशन पे, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा पारादीप ओडिशा, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। इसके बाद से ऑप्शन है तूतीकोरम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है आपका काकीनाडा आंध्र प्रदेश, काकीनाडा आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर हम अपनी क्लास को ब्रेक करेंगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन का 20 मिनट टाइम लग गया था, इसके लिए हमने चीजों को थोड़ा जल्दी खींचना पड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज मैंने 2 होमवर्क लिखा है, एक तो कोल वाला, एक तो टाइगर रिजर्व वाला, खुद के लिए लिखा है, और एक आध आपसे पूछा है जिसको कमेंट बॉक्स में बता देना है भाई क्रैश कोर्स दमदार तरीके से चल रहा है। तो आप में से जिनको भी यूपीपीसीएस आरओ बहुत सीरियसली दे रहे हो, आ जाओ, आप टीम को मैसेज कर दो, ठीक है। और शुरू ये क्लास हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री में खुद कराऊंगा आपको। जय हिंद।